आज की ये वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए है जिनका बच्चा फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दे रहा है और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि नीट की काउंसलिंग होती क्या है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, क्या है स्टेट कोटा काउंसलिंग, क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से या तो फाइनेंशियल लॉस हो जाता है या ईयर लॉस हो जाता है। मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड आज अपनी इस वीडियो में उन सब क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो नीट की काउंसलिंग है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड सेकंड पार्ट है स्टेट कोटा काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग बेसिकली किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन से तरह के कॉलेजेस आते हैं, कौन इसको कंडक्ट करवाता है ना, ये सब चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपनी स्टेट के अलावा किसी दूसरी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि भी पंजाब में रहते हैं बट आप एडमिशन लेना चाहते हैं शिमला के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में, या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हैं चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। इसमें 15% हर स्टेट की गवर्नमेंट सीट्स होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी स्टेट के डोमिसाइल होल्डर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा में आती है 15% गवर्नमेंट सीट्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स। उसके बाद अगर आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिपमर में एडमिशन लेना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, इस तरह की यूनिवर्सिटीज में एम्स में कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगेन आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे एक बहुत पॉपुलर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है दैट इज कस्तूरबा मणिपाल, जिसको बहुत लोग जानते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगेन आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो आई होप कि आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की क्लैरिटी आ गई होगी। इसमें सारे 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। जितनी भी एम्स की सीट्स हैं, जिपमर की सीट्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स हैं, जितनी भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की सीट्स हैं, उन सब की जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर ही होती है। इसको कंडक्ट करवाया जाता है MCC के द्वारा, यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और इसकी जो काउंसलिंग है वो स्टेट से पहले शुरू होती है। तो आपको ध्यान रखना होगा, MCC की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पर जो कि है स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो स्टेट काउंसलिंग क्या है? आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, है ना, वहां की जो काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वो स्टेट कोटा काउंसलिंग आती है। उसको कंडक्ट कौन करवाता है? वो वहां की ही जो अथॉरिटी है। जैसे कि पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, वो पंजाब की काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं। यूपी में यूपी DGME है, हिमाचल में अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है। तो जब आप उस स्टेट की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, जैसे कि स्टेट की काउंसलिंग में आता क्या है, सबसे पहले 85% गवर्नमेंट सीट्स, क्योंकि 15% सीट्स तो ऑल इंडिया कोटा को दे दी गई थी। बाकी बची हुई 85% सीट्स पर जो काउंसलिंग होगी वो वहां की स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ही करवाएगी, और उन 85% सीट्स पर सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के डोमिसाइल होल्डर का ही हक होता है। उसके बाद उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस, तो प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि आप, अगर मैं हरियाणा का एग्जांपल लूं तो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना, ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ये है हरियाणा में बट ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, तो इसकी जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट करवाएगा MCC ऑल इंडिया कोटा में। बट उसके अलावा जो और कॉलेजेस हैं, जैसे कि आदेश है कुरुक्षेत्र के अंदर, NC है पानीपत के अंदर, अल-फलाह है फरीदाबाद के अंदर, SGT है गुड़गांव के अंदर, तो वो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो काउंसलिंग होगी वो कंडक्ट करवाई जाएगी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो जब आप उस कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है या आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो पर्टिकुलर स्टेट है वो ओपन है या क्लोज्ड है, वो देखना पड़ेगा। बट उन कॉलेजेस की जितनी भी काउंसलिंग है वो कौन कंडक्ट करवाएगा? आपका स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आप एडमिशन लेना कहाँ चाहते हैं या आपके स्कोर पर कहाँ कहाँ ऑप्शंस बनते हैं। तो उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि भाई हमने ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या हमें स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। वो सारे पॉइंट्स आपको देखकर इसमें आगे बढ़ना होगा।
अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो काउंसलिंग है ये प्रोसेस चलता कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है कि भी आपको जहां पर भी एडमिशन लेनी है, आपको ऑल इंडिया में लेनी है तो आपको एमसीसी पे अपने आप को जाकर रजिस्टर करना होगा, फीस पे करनी होगी। अगर आपको स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है तो वहां पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा, फीस पे करनी होगी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये चेक करना कि क्या आपका नाम है मेरिट लिस्ट में। बहुत सारे लोगों से मिस्टेक हो जाती है। तो मेरिट लिस्ट में आप इंश्योर कीजिए कि आपका नाम आया हो। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा तो यानी कि या तो फॉर्म भरते समय आपसे कोई मिस्टेक होगी या आपने फॉर्म इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया है, तो उसको आप ध्यान में रखिए। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको अलॉटमेंट लिस्ट आती है। उसके बाद आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस है। आगे आगे हम हर स्टेट को डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो पेरेंट्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनको ईयर लॉस या फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ता है। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स क्या हैं? सबसे पहली है कि हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स पे। हमें ऐसा लगता है कि यार अगर किसी पेरेंट्स के पास प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है तो उन्हें लगता है कि यार भाई ये तो एक कोई जादू की छड़ी मेरे हाथ लग गई है ना, कि अब मेरे को कोई समस्या नहीं आ सकती है ना। पिछले साल इतने नंबर पे क्लोज हुआ था तो इस साल मेरे को 5 नंबर 10 नंबर ऊपर करके 15 नंबर ऊपर करके वो कॉलेज मिल ही जाएगा। बट अकेली कट ऑफ को देखना ही जरूरी नहीं है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। जैसे कि इस साल पार्टिसिपेशन रेट क्या है, आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का कितना बच्चा वहां पर प्रेजेंट है पार्टिसिपेशन में। एनआरआई का क्या रोल है, बिकॉज बहुत सारी जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं है ना, वो एनआरआई में जब सीटें नहीं भरती तो वो वापस से मैनेजमेंट में आ जाती है। तो इस बार एनआरआई कितना आ रहा है, क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी चल रही है, आपकी जो नेबरिंग स्टेट है वहां पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। मतलब अकेली आपकी स्टेट से ही काउंसलिंग इंपैक्ट नहीं हो रही, आपके आसपास की नेबरिंग स्टेट्स भी उसको इंपैक्ट कर रही हैं। ठीक है, क्या इस साल एग्जाम का पैटर्न था वो इजी था, डिफिकल्ट था, क्या आपका रैंक बन रहा है। तो ओनली डिपेंडिंग अपॉन लास्ट ईयर कट ऑफ इज नॉट अ गुड आइडिया। उसके बाद जो अगली मिस्टेक लोग कर देते हैं दैट इज कि भाई वो समटाइम्स क्या होता है कि भाई डोमिसाइल है, डोमिसाइल हमारे पास कई वेज से क्लेम होता है। लाइक कई जगहों पे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ होता है, कई जगहों पर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन होता है, कई जगहों पर ऑन द बेसिस ऑफ आपने वहां पे कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है उसके बेसिस पे हो जाता है, कई जगहों पे आप बहुत सालों से रह रहे हैं उसकी वजह से हो जाता है। तो अपना एक राइट डोमिसाइल चूज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक राइट डोमिसाइल हो सकता है कि आपकी कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाले, प्लस आपको हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा ऑप्शन भी वहां पर मिल जाए। तो डोमिसाइल को बहुत करेक्टली चूज कीजिए और इंश्योर कीजिए कि उसके साथ के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। हाफ नॉलेज के साथ अपने डोमिसाइल को क्लेम मत कीजिए। उसके बाद रॉन्ग डोमिसाइल के बाद लोग गलती कर देते हैं कि भाई लाइक रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी। उनको लगता है कि शायद हम इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, लेकिन जनरली बहुत कॉमनली ये मिस्टेक देखने को मिलती है कि एक बच्चा है, उसके पास दो जगहों के डोमिसाइल है। एक जगह पर तो वो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है, बट जब वो दूसरी स्टेट में जाएगा वो वहां पर जनरल कंसीडर किया जाएगा। तो आपको अपनी कैटेगरी को भी बहुत प्रॉपरली चूज करना है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ प्रॉपरली रखने हैं ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आता है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ राउंड्स। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ राउंड्स क्या है? आप मान लीजिए कि जब काउंसलिंग कर रहे हैं, आप अपनी स्टेट की तो अकेले नहीं कर रहे, आप अपनी स्टेट के साथ साथ और ऑप्शंस भी लेकर चल रहे हैं। बट हर स्टेट का, हर काउंसलिंग का एक तरीका है, मैनुअल सा सिस्टम है कि भाई यहाँ पर इस राउंड में एडमिशन होगी, इसके बाद एडमिशन नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, क्या आपने उसके लिए अपना एक सही राउंड सेलेक्ट किया। लाइक मोस्ट कॉमनली आप देखकर चलेंगे अगर कि जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर इनिशियल राउंड्स में लो कट ऑफ देखने को मिलती है और बाद में वो कट ऑफ बढ़ती हुई जाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका बैकअप प्लान कोई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है तो क्या उसके लिए बहुत देर तक वेट करना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद एक बहुत प्रॉब्लम आती है कि लाइक बैकअप प्लान्स नहीं बनाते हम, है ना, कि लैक ऑफ बैकअप प्लान्स। तो बैकअप प्लान में क्या होता है, मान लीजिए कि आप एमबीबीएस के
बहुत सारे ऑप्शंस लेकर चल सकते हैं कि भी पहले हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, उसके बाद वहां पर ट्राई करेंगे। तो आपको देखना होगा कि कहीं इतना ज्यादा लेट ना हो जाए कि बाकी प्लान्स भी एग्जॉस्ट हो जाएं। उसके बाद बैकअप प्लान्स में आता है कि अगर एमबीबीएस नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी एक हेल्दी टाइम है, लाइक जैसे वेटनरी का ऑप्शन रहता है बहुत सारे बच्चों का। तो वेटनरी में आप ले सकते हैं कि भाई अगर वेटनरी के जो फॉर्म्स हैं, गढ़वासु के फॉर्म्स हैं, वो बहुत पहले निकल जाते हैं। तो अगर आपने वो बैकअप प्लान ही नहीं बनाया हुआ तो वो ऑप्शन भी आपका कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाएगा। बीएमएस में कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि धनवंतरी है चंडीगढ़ के अंदर, पतंजलि है हरिद्वार के अंदर, है ना। तो उनके लिए एक टाइम लिमिट है कि उस टाइम के अंदर अंदर आप उस कॉलेज को ऑप्शन को ग्रैब कर लीजिए, है ना। बीडीएस है, तो बीडीएस में एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बीडीएस में लोग ये मिस्टेक करते हैं कि भाई उन्हें वो कट ऑफ ले लेते हैं किसी से, है ना, कई बार परचेज कर देते हैं, कई बार ऑनलाइन देख लेते हैं। वो कट ऑफ जब वो देखते हैं उनको लगता है अरे तो 200 नंबर पे भी कॉलेज मिला हुआ है, 250 नंबर पे भी कॉलेज मिला हुआ है, हमारे तो 450 है, हमें तो ये कॉलेज मिल ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वेट करते हैं, लास्ट में बीडीएस ले लेंगे। बट आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो टॉप ग्रेड बीडीएस कॉलेजेस हैं उसकी जो कट ऑफ है वो सिर्फ इनिशियल राउंड्स में ही कम है। आप सबसे लोएस्ट कट ऑफ तो देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि वो कट ऑफ गई कब थी, है ना। तो अगर आप टॉप मोस्ट बीडीएस लेना चाहते हैं ना, तो वो एक समय है, उस समय के अंदर अंदर आपको वो कॉलेज लेना होगा, आपको एक रियलिस्टिक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद एक मिस्टेक हो जाती है कि भी बजट प्लानिंग को लेके हर जगह जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके पैसे लग रहे हैं, है ना। आप यूपी में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 2 लाख रुपए देने हैं, पंजाब में पार्टिसिपेट करेंगे फिर कुछ पैसे देने हैं, उत्तराखंड में भी पैसे देने हैं। तो हर जगह पैसे दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि अब 15 20 16 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन में ही लगा दें, और जब आपको एक्चुअल में नीड हो पैसों की वो फंड्स आपके ब्लॉक हो जाए। या फिर कई बार मिस्टेक क्या होती है कि भाई हम कहीं से सुन लेते हैं, कोई हमें गाइड करता है कि हाँ यार राजस्थान में ये कॉलेज है, ये मिल जाएगा इतने में। तो राजस्थान में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि वो बैंक गारंटी को एलिमिनेट करने के लिए कॉलेज आपसे 2 साल की फीस एक साथ मांगते हैं। तो आपके पास वो भी बैकअप होना चाहिए। कई बार हम कॉलेज के साथ जब एक फीस सेट करते हैं तो कॉलेज में वो पैसे पहले ही जमा करवा के रखने होते हैं, तो वो सब पैसों का आपको एक बहुत प्रॉपर वे में मैनेजमेंट रखनी होगी। अगर कोई अच्छा कंसल्टेंट होगा आपके साथ तो वो ये सब मैनेजमेंट करने में आपको हेल्प करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल भी रहा होगा, और अगर आपके कोई डाउट्स है आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। हमारे ऑफिस चंडीगढ़ में अवेलेबल है, दिल्ली में अवेलेबल है, पंजाब में जलंधर में अवेलेबल है। तो कोई भी आपका डाउट है आप प्लीज हमारे साथ कनेक्ट कीजिए। आई होप कि मैं आपको आगे भी हेल्प करता रहूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।